बदलती जीवन पद्धति में बेटी का जन्म कहीं और होता है और उसके कृत्यों का प्रकाश कहीं और फैलता है। गौंडवाने पर मर मिटने वाली ऐसी ही थी चंदेल क्षत्राणी रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म कलिंजर के राजा कीरत सिंह के घर में हुआ। माता पिता की वे इकलौती संतान थीं, अतः उनका पालन पोषण राजकुमार की तरह हुआ। तीर चलाना, तलवार चलाना और आर्केड खेलना, इसमें तो उन्होंने महारत हासिल की ही थी। पिता के राजकाज में भी वे सहयोग प्रदान करती थीं। पास में ही था गौंडवाना साम्राज्य, जहां गौड़ वंश के 48वें राजा संग्राम शाह का राज्य था। उनके अधीन आसपास के 52 गढ़ थे। बड़ा ही वैभवशाली राज्य था। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था दलपति शाह। वे भी सर्वगुण संपन्न थे। एक बार मनियागढ़ के मेले में दुर्गावती और दलपति शाह को मिलने का अवसर मिला। दोनों ही एक दूसरे के गुणों से प्रभावित हुए, लेकिन उस काल में एक क्षत्रिय कन्या का गौड़ युवक से पारंपरिक तरह से विवाह संभव नहीं था। अतः दुर्गावती ने सखी रामचेरी के साथ पिता का महल छोड़ा और सिंगौरगढ़ किले में संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपति शाह से उनका विवाह कर पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। सन 1541 में संग्राम शाह का निधन हो गया और दलपति शाह सिंहासन पर बैठे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका शासनकाल सिर्फ 7 वर्ष का ही रहा। सन 1548 में 3 वर्षीय पुत्र को छोड़कर दलपति शाह स्वर्ग से धारे। देवर चंद्र शाह ने बताया कि उनके वंश में सती की प्रथा है, लेकिन भाभी दुर्गा ने प्रजा के पालन पोषण को अधिक महत्व दिया और उस कुरीति को अस्वीकृत किया। अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर दुर्गावती ने राज्य के शासन की बागडोर संभाली। नर्मदा नदी राज्य के मध्य से बैठती थी। पहाड़ी स्थान पर जल समस्या तो थी ही। दुर्गावती ने अपने ससुर की ही तरह जल समस्या निवारण के लिए अनेक तालाब खुदवाए, बावलियां खुदवाई, जिनमें से रानी ताल, आधार ताल, चेरी ताल, ठाकुर ताल आदि आज भी विद्यमान है। भरपूर जल होने के कारण उपज बहुत अच्छी होती थी। किसान प्रसन्न थे, प्रजा भी सुखी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय स्वर्ण मुद्राओं से राजकोष अदा किया जाता था। रानी धर्मपरायण भी थी। दक्षिण से 750 ब्राह्मणों को बुलवाकर अपने राज्य में उन्होंने स्थापित किया। इस तरह उनके 13 वर्षीय शासनकाल की कीर्ति धीरे धीरे मुगल सम्राट अकबर तक भी पहुंची। एक स्त्री, वो भी विधवा, और राज्य करे, शायद यह बात अकबर को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एक चरखा भेजा इस संदेश के साथ कि स्त्रियों का काम है सूत काटना, राज्य चलाना नहीं। स्वाभिमानी रानी ने एक सोने का पिंजन भेजा इस आशय के साथ, इस संदेश के साथ कि पुरुषों का काम भी रुई धुनकना है। अकबर ने जब संदेशवाहक से पूछा कि गौंडवाना राज्य कैसा है, तो बुद्धिमान महामंत्री आधार सिंह ने एक सोने का करेला पेश किया, जिससे 3 बातों को उन्होंने बताया। सबसे पहली बात, करेला सोने का है, यानी राज्य संपदा से कितना वैभवशाली है। राज्य की भौगोलिक स्थिति उसी तरह से उबड़ खाबड़ है जैसे कि करेले की सतह, और यदि कोई उनके राज्य को टेढ़ी नजर से देखेगा तो उसे भी वही स्वाद चखना पड़ेगा जो करेले का होता है। अकबर को तो यह बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। इतनी धन संपदा सुनकर साथ ही उनको यह भी ज्ञात हुआ कि रानी के पास 1000 हाथी हैं। इस लालच में उन्होंने कड़ा मानिकपुर के सूबेदार आसफ खां को गौंडवाना की चढ़ाई के लिए भेजा।
2 बार आसफ खां पराजित हुए, लेकिन तीसरी बार सिंगौरगढ़ किले में उन्होंने अचानक हमला किया। उस वक्त रानी के पास सिर्फ 500 ही सैनिक थे। तब उन्हें लगा कि इस आमने सामने की लड़ाई में शायद वे जीत ना पाए, अधिक सुरक्षित होगा कि वे पीछे हटते हुए मंडला की ओर जाएं। मंडला गोंडवाने की राजधानी थी। रानी पीछे हटते हुए गढ़ा के मदन महल किले पर पहुंची। वहां उन्होंने नए सिरे से फिर सेना का गठन किया। उनके सभासद अर्जुन दास बैस, शम्स नियान खां, मियां भिकारी रूनी और भोज कायस्थ आदि ने परामर्श दिया कि मुगल सेना के पास भारी लाव लश्कर है और तोपखाना भी है, इसलिए आमने सामने की लड़ाई में शायद जीत हासिल ना हो। लेकिन मंडला मार्ग पर जो सकरी बिछिया घाटी है, वहां पर मोर्चा लिया जा सकता है। 22 जून सन 1564 को अंतिम बार जीवित रानी दुर्गावती को मदन महल किले ने विदा किया। मुगल सेना पीछे से आ ही रही थी। जैसे ही वे बिछिया घाटी के पास पहुंची, उनका रानी दुर्गावती की सेना से मुकाबला हुआ। 23 जून को घमासान युद्ध हुआ। परिस्थितियां देखते हुए रानी ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान चौरागढ़ की ओर रवाना कर दिया, लेकिन स्वयं मोर्चे पर डटी रही। उस दिन के युद्ध में गोंडवाना की सेना भारी थी, लेकिन उसी रात भीषण वर्षा होने से पीछे बहने वाली एक छोटी नदी नरई नाला में बाढ़ आ गई। 24 तारीख की सुबह जब युद्ध प्रारंभ हुआ, रानी अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंची। मारकाट मची हुई थी, लेकिन कुछ विश्वासघात सैनिकों के तीर भी आकर रानी के कंठ और कटपटी पर लगे। रानी चारों ओर से मुगल सेना से घिर गई। पीछे बाढ़ के कारण हाथी पार नहीं कर पा रहा था नदी को, इसलिए रानी को लगा कि अब उसकी पराजय सुनिश्चित है। शत्रु के हाथ में पड़ने की अपेक्षा उनको अपना प्राण दान देना ज्यादा श्रेयस्कर लगा। रानी ने महावत गणपत के हाथ से कटार ली और स्वयं भोग कर अपने प्राणों का अंत कर दिया। रानी की समाधि उसी युद्ध क्षेत्र में बनी। प्रिय हाथी ने भी प्राण त्याग दिए, उसकी भी समाधि वहीं पर है। रानी की वीरता का वर्णन तो शत्रु पक्ष के अबुल फजल ने अकबरनामा में भी लिखा है। उस वीर रानी की वीर गति प्राप्त होने के बाद गौड़ परंपरा के अनुसार वहां पर फूल नहीं, गौड़ आदिवासी वहां एक पत्थर चढ़ाते थे। धीरे धीरे मिट्टी का टीला और पत्थर का ढेर बन गया। सन 1930 में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, जबलपुर के सभी सेनानी सेठ गोविंदास के नेतृत्व में उसी समाधि पर गए और देश को स्वतंत्र कराने की भी शपथ ली। सन 1964 में तत्कालीन प्रशासन ने समाधि में पक्के चबूतरे बना करके और उसे स्थायित्व प्रदान किया। रानी की वीर गाथाएं गौड़ी और बुंदेली गीतों में गूंजती हैं। आज भी सभी 24 जून को दुर्गावती को श्रद्धांजलि और स्वरांजलि देने समाधि पर जाते हैं और उनका यशगान कर प्रण लेते हैं कि रानी का यह बलिदान कभी ना भूलेंगे, कभी ना भूलेंगे। रानी गोंडवाने के लिए प्राण उत्सर्ग कर अमर हो गई।